सो हेलो हाय नमस्कार 89.6 एफएम सीकर से मैं हूँ आरजे ग्रेसी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है वर्ल्ड कैंसर डे और इस कैंसर डे पे हमारी मुलाकात आज होने वाली है डॉक्टर कपिल देव सर से। सर जो है वो एससीजी जयपुर हॉस्पिटल के अंदर कैंसर सर्जन हैं और सर की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। बहुत से लोग तो इन्हें जानते होंगे क्योंकि बहुत से लोगों को इन्होंने जीवन दान दिया है। और सर आज आपने हमारे स्टूडियो के लिए वक्त निकाला है, इसके लिए तहे दिल से आभार, शुक्रिया। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल देव यहीं फतेहपुर शेखावाटी का रहने वाला और अभी जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पेशली कैंसर सर्जरी से डील करते हैं। तो मैंने अपने एरिया के लिए काफ़ी पेशेंटों को देखा है, काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प करी है और मुझे काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट किया है और हमें उनको कैंसर से जीत दिलाने में सहयोग किया हम सब ने। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग आपको जानते भी हैं और शायद आज का जो ये इंटरव्यू है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन सर मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इस साल की थीम क्या है? इस साल UICC ने डिसाइड किया है कि यूनाइटेड बाय यूनिक है। इसमें यूनिक है कि भाई ये कैंसर डिजीज़ है जो एक सबके नज़रों में आना चाहिए और उसी से अवेयरनेस होगी। जो जितनी हाईलाइट होगी चीज़ें वो उतनी ही अवेयर होती हैं और उतना ही उनका जनरल पॉपुलेशन को फ़ायदा मिलता है। जैसे यूनिक ये है कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो एक तो बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है, दूसरी चीज़ किसी भी अंग में हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है और इसका ये एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि ये रिकरेंस रहता है इसके अंदर। किसी भी कैंसर में हम देखते हैं कि कैंसर से जनरली ये पूछा था कि कैंसर कब ठीक होगा, तो हम उसको एक टाइम पीरियड में बांधते हैं कि भाई ये 2 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 10 ईयर सर्वाइवल, जबकि बाकी डिजीज़ में ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत ही यूनिक डिजीज़ है। दूसरा ये है कि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत यूनिक से रहता है कि बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, गाइडलाइंस रहती हैं स्टेज वाइज हर चीज़ में पेशेंट में। और इसका जो ट्रीटमेंट अब हम जो कुछ चीज़ें यूनिक कर रहे हैं वो हम डिटेल में आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। इसलिए हमेशा क्या रहता है कि जो यूनिक होगा वही सबको दिखेगा और इसीलिए अवेयर होगा और इसलिए इसका सबको फ़ायदा मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, या मैं कह सकती हूँ कि पूरी जनता का सवाल ही ये है कि कैंसर को लेकर अवेयरनेस तो आई है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, कैंसर हमेशा क्या करता है, बॉडी अपना जब भी कोई बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा, जब भी किसी भी अंग में कैंसर डेवलप होगा तो उस कैंसर का कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम आएगा डेफिनेटली। चाहे वो आपका मुंह में हो, चाहे आपका टंग में हो, चाहे लंग में हो, चाहे सांस के रास्ते में हो, चाहे पेट के अंदर हो, चाहे खाने में हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम में हो, किसी भी हो, चाहे बॉडी किसी पार्ट में, बोन में, मसल्स में, सार्कोमा होता है, वहाँ कुछ ना कुछ साइन सिम्टम देता है बॉडी। चाहे वो लिटिल थोड़ा सा पेन होता है, चाहे डिस्टर्बेंस होता है, चाहे उसके एपेटाइट में हो, चाहे वेट लॉस में हो। अब जैसे अगर आप समझ करोगे मुंह में है तो थोड़ा सा अल्सर होगा तो मुंह का खुलना कम हो जाता है। जो लंबे टाइम से गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन लोगों में क्या रहता है कि भाई मुंह का धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, कम खुलता है, मुंह में अंदर जलन होने लग जाती है। तो ये कुछ बहुत ही प्री मैलिग्नेंट कैंसर चीज़ें होती हैं जो कैंसर से पहले की चीज़ें होती हैं जो साइंस आते हैं। बाकी बॉडी में अपन एक बात देखिए, कहीं से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे सपोज करो किसी के नाक से ब्लीड हो रहा है, किसी के कफ में मॉर्निंग में उठे और उसके खून आ गया हो, कभी उसके वॉमिटिंग में ब्लड आया हो, चाहे स्टूल में ब्लड आया हो, चाहे यूरिन में ब्लड आया हो, चाहे जो फीमेल्स हैं तो एबनॉर्मल मेंसेज आ रहे हैं, अनियमित कोई स्राव हो रहा है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाता है बॉडी में। इसी प्रकार जैसे बॉडी में अगर बाकी जगह कुछ भी अगर कहीं में गंठान वंठान होगी तो फील होती है। इसलिए हमेशा क्या रहता है, कुछ वो साइन सिम्टम देता है। तो यही सारे जो कॉमन कैंसर होते हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो बहुत इनिशियल स्टेज में आप डायग्नोज कर सकते हो। जी सर, तो अभी लोगों में जागरूकता तो आ रही है कि वो अभी अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं और थोड़ा ये सारी चीज़ों को लेते हैं, लेकिन बीइंग एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं कि कितने लोगों में ये जागरूकता आई है? अभी देखो, मेरा प्रैक्टिस पिछले 10 साल से ये देखने को आया कि जागरूकता बढ़ी है, पर फिर भी अभी बहुत कम हुई है। क्योंकि मैं जिन पेशेंटों को देखता हूँ और जो नए पेशेंट जो स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं उनमें डिजीज़ बहुत कम में मिलती है। जैसे सपोज करो हमने फतेहपुर में किया तो वो करीब 1000 से ऊपर जाके पेशेंटों में गया तो 2 या 3 पेशेंटों में हमें कुछ डायग्नोस हुआ, कुछ एबनॉर्मलिटी। और जिन पेशेंटों में कुछ साइन और जो बहुत ही सब क्लिनिकल, जैसे जिनको बहुत ही कम मिनिमम साइंस होते हैं, सिम्टम होते हैं, जो जनरल अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, उनको पेशेंट टॉलरेट कर जाते हैं, ऐसे पेशेंट बहुत कम आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिनके भी थोड़ा सब क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो, कुछ सिम्टम आए और उनको फील हो रहा हो कि भाई इनकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल है,
तो डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है स्क्रीनिंग का। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वैसे हम भी बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनसे मिल चुके हैं और उनके जीवन से हमने भी बहुत सारी बातें सीखी है और आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने भी सीखी होगी। लेकिन एक बात जो है वो मेरे हमेशा कानों में गूंजती है, जो एक यूँ कह सकती हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया लेडी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कैंसर आपको हो जाता है, या कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसके बारे में हम नॉर्मल सोच नहीं सकते हैं, लेकिन बीइंग अ गर्ल या बीइंग ए वुमन या कोई भी ह्यूमन होने के नाते हमें जो है वो अपने कह सकते हैं कि बॉडी के किसी पार्ट को जो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस पर काम करना चाहिए, अपना रेगुलर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और शरीर में अगर कहीं पे भी गांठ बनी है तो उसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो कुछ गांठें जैसे जनरली क्या रहता है कि स्क्रीनिंग में देखो, आज के दिन फीमेल्स में देखो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, और जो ओल्ड एज हैं या फिर जो यंग मेंस हैं, बॉयज़ हैं, तो वो क्या जनरली तंबाकू खाते हैं। तो उनमें क्या जब भी कुछ ओरल कैविटी या उनके ओरोफेरिंक्स में अगर सांस में लंग में कुछ होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा स्प्रेड होकर नेक या एक्जिला के अंदर जाता है और वहाँ छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो वो उसको इनिशियल में भी आती हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना। मेन चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर का और सर्विक्स का, जो कि बहुत कॉमन है अभी इंडिया के अंदर, और ब्रेस्ट कैंसर अभी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। पहले बाकी चीज़ें ज़्यादा होती थी, अब ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। तो ब्रेस्ट में जनरली हम देखा जाए तो जैसे गांठें होना गलत नहीं है। ब्रेस्ट के अंदर गांठें होती हैं वो बिनाइन ज़्यादा होती है, कैंसर कम होता है। पर जबकि वो कैंसर, वो गांठ का कैंसर में कब बदलेगा ये कोई नहीं बता सकता। जबकि पेशेंट का सीरियल खुद का क्लिनिकल एग्जामिनेशन या खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी किसी फीमेल को कोई भी ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मल कोई गंठान फील हो रही है और उस गंठान में उनको लग रहा है कि ये बदल रही है, चाहे उसकी साइज़ बदल रही हो, चाहे उसका टेक्सचर बदल रहा हो, पहले सॉफ्ट थी फिर हार्ड हो गई है, या फिर उसका पेन होने लग गया पहले पेन नहीं था, या फिर उस गंठान के साथ में उसके एक और गंठान बन गई है, या फिर उसके नीपल पे कोई डिस्चार्ज आ गया या ब्लडी डिस्चार्ज आ गया, तो ये कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं। जब भी कैंसर बनता है वो एक दिन या 2 महीने 3 महीने में नहीं बनता, वो ईयर्स लेता है। तो उसमें कुछ ना कुछ उसके ब्रेस्ट में जो गंठान है उसका एबनॉर्मलिटी आएगी। अगर उसमें बदलाव आता है तो उसको डेफिनेटली उसको चेक कराएं। बाकी बॉडी में अगर कहीं भी कोई स्वेलिंग फील होती है तो वो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कैंसर होता है। रेशियो हमेशा 10:1 का होता है कि 9 होती है वो आपकी बिनाइन होती है, 1 होता है वो कैंसर होता है। जबकि वो पर कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए 10 को आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो ये हमेशा इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कुछ भी फील होता है तो डेफिनेटली उसको किसी भी डॉक्टर से जाके दिखाएं जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है, जनता का क्या ये सभी का सवाल है कि कैंसर हो क्यों रही है। मतलब पहले कैंसर का नाम भी नहीं लेते थे कि भाई कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का नाम नहीं लेना चाहिए घर में, और आजकल ये कॉमन बीमारी बन चुकी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब इसमें मैडम कुछ चीज़ें होती हैं। अब तो अपन जो खाना खा रहे हैं वो भी बहुत एडल्ट्रेटेड है, उसमें सब मिक्स रहता है। हम क्या खा रहे हैं, कितना इंडिया में जो क्रॉप हो रही है वो क्रॉप भी बढ़ तो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, पर डेवलपमेंट के साथ में उसमें एडल्ट्रेशन है। आप चाहे फूड पार्टिकल्स ले लो, चाहे ग्रेन्स ले लो, चाहे सीरियल्स ले लो, चाहे दालें, चाहे आपका मिल्क, जितने मिल्क कोई प्रोडक्ट है सब में एडल्ट्रेशन है। चाहे वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, लंबे टाइम के लिए उसको स्टोर में सेफ रखने के लिए, ड्राई रखने के लिए, तो इन चीज़ों में कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं तो डेफिनेटली वो हेल्थ को नुकसान करते हैं। दूसरा ये था जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, दोनों पॉल्यूशन आपको बहुत ही डैमेज कर रहे हैं बॉडी को। और थर्ड ये रहता है कि अपनी खुद की बॉडी की एक्टिविटी है, जो कि एक्टिविटी समझो कि आप बॉडी एक्टिव रहेगी तो बॉडी थोड़ा सा हेल्दी रहेगी। और दूसरा ये रहता है स्ट्रेस लेवल। सब जितने भी फैक्टर होते हैं कि जेनेटिक फैक्टर हो चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर हो, सब के लिए है। फिर भी कैंसर ओनली मतलब ऐसा नहीं 100 में से 1 को हो रहा है तो 1 को हो रहा है, 99 के नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई उनका बॉडी शायद उस स्ट्रेस को टॉलरेट कर पा रहे हैं। जिस दिन किसी की बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ गई है या एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो रही है, चाहे कोशिका के लेवल पे हो, तो उस कोशिका के लेवल को भी क्या करते हैं कि बॉडी का जो सिस्टम है वो डिफेंस मैकेनिज्म होती है कुछ, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करती है। अगर बॉडी खुद की बॉडी अगर कोई भी इम्यून स्ट्रेस में रहेगी तो इम्यूनिटी डाउन होएगा। इम्यूनिटी डाउन होएगा तो उसका क्या होता है कि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म वो ख़राब होता है। बेसिकली जिस दिन वो डिफेंस मैकेनिज्म ख़राब होता है उसी दिन वो एबनॉर्मल चीज़ें बढ़ने लग जाती है और वही आगे जाके कभी न कभी कैंसर का रूप ले लेती है। तो
कंबाइंड देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर अवॉइडेबल फैक्टर कुछ अवॉइडेबल भी होते हैं। जैसे सपोज करो ये गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। अब उसका मेन रीज़न होता है कि गुटखा चबाना। अब गुटखा चबाने वाले होते हैं 100, उनमें से होता है 10 को कैंसर, जबकि जो कैंसर जिनको हो रहा है 100, उनमें से 95 गुटखा खाते थे। इसका मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है उसका। जबकि पब्लिक क्या जस्टिफाई करती है कि भाई कुछ लोग तो पूरी लाइफ टाइम खा जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं हो रहा, पर जिनको हो रहा है उनमें से 100 में से 95 ने गुटखा खाया है। लंग कैंसर है, स्मोकर्स में होता है। अब बहुत सारे मेरे गांव में भी हैं, वो सब बूढ़े कहते हैं कि हमने, हमारे जो दादा परदादा थे सब ने हुक्का बीड़ी पिया है और पूरी उम्र पिया, कुछ नहीं हुआ। पर जिनको हो रहा है लंग कैंसर, उनमें से 95 से ऊपर पेशेंट स्मोकर होते हैं। 5% होते हैं जो नॉन स्मोकर होते हैं, फीमेल्स होती हैं, बाकी सब में वही रहता प्रॉब्लम। तो इसलिए अवॉइडेबल है तो जनरली अवॉइडेबल है उनको अवॉइड करें, जो नॉन अवॉइडेबल हैं वो जब आएंगे तो उसके लिए बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखें और फिजिकल एक्टिव रहें। जी सर, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा खुद को लेकर केयरलेस हो जाते हैं, जिसके बाद ये बड़ी बीमारियां हमें लग जाती है। सो बाकी इट्स ऑल अप टू यू है गाइस कि आपको खुद की बॉडी का, खुद की हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। बाकी तो सर यहाँ आने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहती हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिसनर्स को, हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें एक प्यारा सा मैसेज दें। मेरा एक मैसेज ये रहता है कि किसी भी बीमारी में हो, चाहे कैंसर हो चाहे और कोई बीमारी हो, फैमिली हमेशा सपोर्ट में रहनी चाहिए। क्योंकि मेरा पिछले 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि जिस पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और जिन्होंने फैमिली ने बहुत अच्छा पेशेंट का केयर किया है, चाहे उसका कम किया ज़्यादा किया, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। अगर फैमिली मेम्बर एक अच्छे से केयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पेशेंट का जो रिजल्ट है मैंने सिग्निफिकेंटली बेटर देखा है कंपैरिजन जो पेशेंट बेचारे अकेले रहते हैं, अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं, या फिर कोई ढूंढते रहते हैं कि हमारे साथ कोई चला जाए दिखाने, हमारे साथ ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे पास जो मरीज आते हैं वो सर्जरी के बाद और फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब लेते लेते करीब 20 या 30 टाइम्स मेरे पास पेशेंट आता है। तो जब मैं उसमें ऑब्जर्व करता हूँ कि इनिशियली 1 या 2 पेशेंट, 1-2 रिलेटिव आए, फिर कभी आए, फिर पर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनके साथ काफ़ी पूरी फैमिली उनके साथ जुड़ी रहती है। जी सर। तो हमेशा उनका अच्छा रहता है। इस सीकर में भी कुछ लोग लिसनर सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि बहुत सारे हैं जिनके बेटे हैं, चाहे उनके ब्रदर हैं, चाहे हस्बैंड है, तो बहुत केयर करते हैं। जिसकी फैमिली केयर करती है ना, उसका डिजीज़ से लड़ना बहुत आसान होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा मेरा एक मैसेज रहता है कि अभी हम अलग क्या कर रहे हैं। आजकल देखो कि कैंसर, जैसे मैंने बताया, कैंसर बहुत ही एक रिकरेंस वाली टेंडेंसी वाली बीमारी है। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हम जैसे बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी करते हैं, कुछ में बेसिक ट्रीटमेंट रहता है, कुछ में स्टैंडर्ड गाइडलाइन रहता है। अब एक मैंने अभी स्टार्ट किया है, एक हाईपैक थेरेपी होती है। हाईपैक थेरेपी क्या रहती है कि बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिनको हम दे पाते हैं। जैसे हमने सुना है कि सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, ये सब बाहर से दी जाती है। सर्जरी कर देते हैं, कीमोथेरेपी ग्लूकोज की बोतल में जाता है, रेडियोथेरेपी मशीन में लगती है। जबकि मैं एक हाईपैक करते हैं जिसमें जैसे कई बार होता है कि पेट के अंदर बीमारी, चाहे आंत की बीमारी हो, चाहे ओवरी का हो, चाहे खाने की थैली का हो, उसमें क्या रहता है कि जनरली जब भी कोई बीमारी होती है तो वो फैलती है। तो वो कुछ बीमारी ऐसी होती है जो पेट के अंदर अंदर फैलती हैं, आप कितना ही कर लो चाहे वो किसी भी ऑर्गन के अंदर नहीं जाती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को हमेशा ही कहा जाता है कि तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अब रेस्ट करो। जबकि मैंने अभी पिछले कुछ सालों में इतने पेशेंट को ट्रीट किया है और मैक्सिमम पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि उनका बहुत मुश्किल होता है कि पूरा डिजीज साफ़ करते हैं, पेट के अंदर ही हाई टेम्परेचर पे मेडिसिन देते हैं और उसके बाद और अगर एक्स्ट्रा कीमो चाहिए तो वो देते हैं। पर जिन पेशेंटों में दिया है उनका ठीक है, थोड़ा जब देते हैं तब बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, पेशेंट टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। पर हम अभी जो कर रहे हैं वो काम एक बड़ा यूनिक सा कर रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, जो हमसे भी ज़्यादा केसेस कर रहे हैं, सर्वाइवल अच्छा दे रहे हैं। पर अभी जो राजस्थान में कर रहे हैं, जयपुर में हमने बहुत अच्छा केस करे हैं और मैक्सिमम पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये मेरा एक अलग से हमने यूनिक से काम किया है, जो पेशेंट को बिल्कुल ऐसे कह देता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसको भी हम होप देते हैं। तो हमेशा क्या, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए और फैमिली हमेशा सपोर्ट में रहे और स्ट्रेस फ्री रहें, तो सब खुश रहें। तो हो सकता है कैंसर बने नहीं, और कैंसर बने तो उसे जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी बढ़िया और इतनी बेहतरीन जानकारी हमें देने के लिए धन्यवाद।